गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराजा श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक के शासन के बारे में सूचना देता है। यानी कि प्रयागराज और इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। यानी कि हरिशेन ने इसमें संस्कृत भाषा में उनकी प्रशंसा वर्णन की है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं और वे हैं संधि विग्रहिक, खाद्य टपाकिक, कुमारामात्य तथा महादंड नायक। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद यानी कि वर्तमान नाम प्रयागराज में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश हैं तथा बिरबल का भी उल्लेख है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी तक का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। सांची और वाकाटक अभिलेखों से इसका प्रमाण मिलता है। इसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। देवराज, देवश्री और देवगुप्त याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अन्य नाम हैं। मेहरौली लेख के अनुसार चंद्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना कराई थी। विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लोह स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप हैं। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। इसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रुप्यक यानी कि रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और इनके नवरत्न प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे और तीसरे खगोल विज्ञानी थे वराह मिहिर। तो इन्हें याद रखेंगे, चिकित्सक थे धन्वंतरी और खगोल विज्ञानी थे वराह मिहिर, और चौथे कोशकार थे अमर सिंह, और पांचवें वास्तुकार थे शंकु, और छठवें रत्नफलित ज्योतिषी थे छप्पड़क, और इसी प्रकार सातवें विद्वान व्याकरण थे वर
वर रुचि, और 8वें थे जादूगर मैजिशियन वैताल भट्ट, और 9वें थे घटपर्रक घटक घटक पर घटक घटक पर महान कूटनीतिज्ञ थे। कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, कुमार गुप्त प्रथम जिन्हें महेंद्रादित्य की उपाधि मिली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था। इसके समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या लगभग 18 है। यानी कि कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य के समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या लगभग 18 है। बिलसड अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। बिलसट अभिलेख में बांग्लादेश के 3 स्थानों से कुमार गुप्त कालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ये हैं धनदेह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और बेग्राम ताम्रपत्र। कुमार गुप्त की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। मुद्राओं पर उसकी उपलब्धियां महेंद्रादित्य, हिम, श्री महेंद्र और महेंद्र सिंह और अश्वमेघ महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलते हैं। स्कंदगुप्त क्रमादित्य अगला है। कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त क्रमादित्य लगभग 455 से 467 ईस्वी तक के स्वर्ण सिक्कों के मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर यानी कि पीछे पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा उसकी उपाधि क्रमादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। ईसा की तीसरी सदी से जब हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। तोरमाण भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। मिहिर कुल हुण शासक तोरमाण का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य ने लगभग 528 ईस्वी या कुछ स्रोतों के अनुसार 495 ईस्वी में तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार और साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ यानी कि भड़ौच था जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणी व्यापारियों के लिए श्रेणियों को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थीं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे ताम्रलिप्ति, भृगुकक्ष, अरिकामेडु और कावेरीपट्टनम, मुजिरिस प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेरिकम। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति
चरक एवं सुश्रुत में मिलती है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कर आचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, जिसका भाग लीलावती है। भास्कराचार्य ने ये प्रख्यात खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, जिसका एक भाग लीलावती भी है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। इन ग्रंथों में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 5वीं शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्या यानी कि साइन, कोज्या यानी कि कोसाइन और उत्क्रम ज्या यानी कि इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। ये हैं गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहनन और वीणावादन प्रकार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इसके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एडन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एडन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे होड़ आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा आदि। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया था या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर वेनसौन के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्भहार, सोनपुर, सौहगोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता की 3 गुफाएं 16वीं, 17वीं और 19वीं गुप्तकालीन मानी जाती हैं। इनमें 16वीं और 17वीं गुफाएं विहार तथा 19वीं गुफा चैत्य है। 16वीं और 17वीं विहार है और 19वीं गुफा चैत्य है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त काल में जो लोग राज्य की भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। और आगे है, जो सामान्य षष्ठांश तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग अथवा भाग कर कहा गया है। प्राय सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का छठा भाग थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बीदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिदक भागम या उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। शूद्रकृत मृच्छ कटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है।
इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी देवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां उसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतु बंध नामक ग्रंथ की रचना की। प्रवरसेन द्वितीय ने महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसीलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति तत्व चिंतामणि से हुआ एवं इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवद्वीप के न्यायिक वासुदेव सार्वभौम, दिधीतिकार रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश एवं गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध हैं। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब है जब तक जीवित रहें, सुख से जीवित रहे, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत्य न्याय सूत्र है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। मीमांसा के प्रखर एवं उद्भट आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म और दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। यानी कि पूर्व मीमांसा में वेद के कर्मकांड भाग को और पूर्व मीमांसा में कर्मकांड भाग को और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी तथा बादरायण थे।
वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उप संप्रदाय एवं इसके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत और माध्वाचार्य का द्वैतावाद। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, अन्य 2 सूर्यवंश एवं अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारन ने प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान झूसी जो कि प्रयागराज में है, में राजधानी की स्थापना की थी। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में हुआ है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक के विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। उसने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाई। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष फर्स्ट का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। मौखरी गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा और ग्रह वर्मा थे। हर्ष के समय के विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कलहर कृति राजतरंगिणी में भी मिलती है। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एक राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरण की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। अन्य धर्मों में महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमिकों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्याम भी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग के विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन चीन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा, जिसे सीयू की कहा जाता है। इसने भीनमाल की यात्रा की थी। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल,
विष आदि द्रव्य परीक्षाएं ली जाती थीं। उनके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन था तथा इसी के राज्य का नागरिक था। 637 ईस्वी में वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदया और महोदयाश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। याद रखिएगा, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और ये केवल किस लिए हुआ था? कन्नौज पर शासन करने के लिए। इस संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। याद रखिएगा, इसमें गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी, जब यह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। प्राचीन काल में चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिन तू तथा थियान तू नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है: श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में, द्वारका गुजरात पश्चिम में, पुरी उड़ीसा पूर्व में तथा ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर में। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ये मंदिर ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः विद्याधर 11वीं शताब्दी ने करवाया था। विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिरों या इस मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर है। किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य मंदिर हैं
64 योगिनी, ब्रह्मा, दूल्हा देव मंदिर, लक्ष्मण, विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ मंदिर आदि। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहों के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची के स्तूप शामिल हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्त कालीन है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं जिनकी तिथि गुप्त कालीन है, यानी कि ये सारे गुप्त काल से संबंधित हैं। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनमें से विमल शाही मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। यह जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले के शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं सदी से 6वीं शती ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कहाँ पे? एलोरा महाराष्ट्र में। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं और इनमें गुफा संख्या 1 से 12 बौद्धों से संबंधित हैं, 13 से 29 29 तक हिंदुओं से संबंधित है और 30 से 34 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित है, जो थोड़े थोड़े अंतराल पर बनी हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण, ये द्रविड़ शैली का है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का है और इसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं, नासिक भी, एलोरा भी और अजंता भी। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं। उन्हें पांडव लेनी कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जिनसेन था। अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जिनसेन था, जिसने आदि पुराण की रचना की। जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों और सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अजंता की गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 16 में, और ये है अजंता की गुफा। इसमें मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, वर्गस और फर्गुसन ने कहा, करुणा भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से यह चित्रकला के इतिहास में अनतिक्रमणीय है। गुफा संख्या 16 को वाकाटक शासक हरिशेन, जो कि 475 से 500 ईस्वी तक के हैं, के मंत्री वराह देव ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि
से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों, पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं, मानो कि ये सातों अश्व रथ को खींच रहे हों। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में जगन्नाथ मंदिर नागर शैली में बना है और ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सोलंकी के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया वर्तमान में कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान में अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल तथा प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। मामल्य शैली 640 से 674 ईस्वी का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकाश्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा गया। मंडप तथा एकाश्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है। पल्लव कला की राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था, के 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। पहला शोर मंदिर, तटीय मंदिर जिसे कहते हैं, और दूसरा ओलकानेश्वर मंदिर और मुकुंद नयनार मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था। ये मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित हैं। पल्लवकालीन मामल्ल शैली से बने रथों या एकाश्म मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे बड़ा एवं द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। मामल्ल शैली में बने रथों या एकाश्म मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे बड़ा एवं द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ था।
तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में गंगेकोंड चोलपुरम में मंदिर का निर्माण हुआ है। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में गंगेकोंड चोलपुरम में मंदिर का निर्माण हुआ है। सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश में सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभ से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। नागर शैली समस्त उत्तर भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य यानी कि तमिलनाडु में था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से बना है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रामाणिक हिंदी कोश मूल संपादक इसके हैं आचार्य रामचंद्र वर्मा के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थीं, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। दक्षिण भारत चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगमकालीन साहित्य में कोन, को और मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगम या संघम प्राचीन तमिल शब्द है जिसे सामान्यतः गोष्ठी या गोष्ठी परिषद के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इस रूप में संगम तमिल कवियों एवं विद्वानों की परिषदें थी। इन संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे तीनों संगम दिए हुए हैं। प्रथम संगम स्थान मदुरई था और अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने। प्रथम संगम का स्थान था मदुरई और अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने। द्वितीय संगम का स्थान था कपाटपुरम अलेवाई और अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि तथा तोल्कापियर ने। तृतीय संगम का स्थान था मदुरई और इसकी अध्यक्षता की थी नक्कीरर। तो प्रथम और तृतीय संगम का स्थान था मदुरई और द्वितीय और प्रथम संगम
की अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने, और यहाँ पे द्वितीय में भी अगस्त्य ऋषि ने, साथ में तोल्काप्पियर ने भी। और लेकिन द्वितीय संगम का स्थान था कपाटपुरम अलैवाई। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं प्रत्युत अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इनके प्रणयनकर्ता तोल्काप्पियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आडिगल था शिल्पाधिकारम का लेखक। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। शिल्पाधिकारम संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। इस ग्रंथ में पुहार या कावेरी पट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन और उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशाली पत्नी कनंगी से संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन है। तिरुकुरुल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है। इसके रचयिता तिरुवल्लुर हैं। तोल्काप्पियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबल अथवा लघु वेद माना जाता है। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुर ब्रह्मा के अवतार थे। पल्लव शासक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। कशाकोडी दानपत्र से ज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिंघल तथा कलम्र के राजाओं को पराजित किया। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम लगभग 670 से 700 ईस्वी ने लोकादित्य, एक मल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि उपाधियां ग्रहण की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो 600 से 630 ईस्वी तक के हैं ने मत्तविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर वर्तमान तंजावुर के शैव मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों बुतुग द्वितीय की सहायता से
तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर वर्तमान तंजावुर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजेयुकोंड की उपाधि धारण की थी। चोलों की राजधानी तंजौर वर्तमान तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त गंगेकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरेयूर थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरेयूर थी और चोलों की राजधानी तंजौर जो कि वर्तमान तंजावुर भी थी। गंगेकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी रही है। द्रविड़ देशों में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा राजसिंह द्वितीय को हराकर मदुरई कोंड उपाधि धारण की थी। परांतक फर्स्ट ने। राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चेर राज्य को यानी कि केरल के कंडलूर में परास्त किया था। राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चेर राज्य को केरल को कंडलूर में परास्त किया। राजराज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल यानी कि श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोन्नरूव को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया। वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी में अभियान किया तथा पाल शासक महीपाल प्रथम को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगेकोंड की उपाधि ग्रहण की और गंगेकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका के चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पे रुमाल के साथ कर दिया। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया। कुलोत्तुंग प्रथम को चोल लेखों में सुंगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। कुलोत्तुंग प्रथम को चोल लेखों में सुंगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। प्रांत का विभाजन कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ। प्रांत का विभाजन कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ। यह कमिश्नरियों की तरह था। प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे। जिले को नाडु कहा जाता था। कई कोट्टम में कई नाडु होते थे। प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे। जिले को नाडु कहा जाता था। नाडु की सभा को नाटार कहा जाता था। नाडु की सभा को नाटार कहा जाता था। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्टवारियम कहा जाता है, जबकि
तसर वारियम वार्षिक समिति, एरी वारियम तालाब समिति, पोन वारियम स्वर्ण समिति थी। चोल काल में व्यापारियों तथा शिल्पों की सभा को श्रेणी अथवा पुग कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों की सभा को श्रेणी अथवा पुग कहा जाता था। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु यानी कि कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिलती हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्राय चतुर्भुज हैं। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती हैं। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज, पैदल सैनिकों के साथ साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। चोल काल के सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उनका उत्तराधिकारी बनता था। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेगी के मध्य स्थित था। बीजापुर कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। इस लेख की रचना रविकीर्ति ने की थी। चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। मातवालीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। मातवालीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। अरिकामेडु पूर्वी तट पर पांडिचेरी यानी पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरीप्लस में इसे पोडुके कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। कंबन द्वारा रचित कंब रामायणम या रामावतारम तमिल भाषा में है। कंबन द्वारा रचित कंब रामायणम या रामावतारम तमिल भाषा में है। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, वलंजियर। नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम और वलंजियर आदि। इनका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरेयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है।
पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। कावेरी के दक्षिण में स्थित था पांड्य राज्य। इसमें आधुनिक मदुरा और तिरुनेलवेली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंत वर्मन ने वानवन की उपाधि धारण की। पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन राजसिंह प्रथम ने पल्लव भंजन की उपाधि धारण की थी। मारवर्मन राजसिंह प्रथम ने दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरा में करवाया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरा में करवाया था। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुशिरी और नेलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश यानी कदम्ब की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। मयूर शर्मन ने कदम्ब राजवंश की स्थापना की थी। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। यूनानी लेखक हेरोडोटस 5वीं शती ईस्वी पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनानी लेखक हेरोडोटस को 5वीं शती ईसा पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं शती ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण है। हिस्टोरिका में भारत फारस संबंधों का विवरण है, अनुश्रुतियों के आधार पर मिलता है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विशल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। व्याकरणाचार्य पारिणी नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। वराहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फोट सिद्धांत की रचना की है। आर्यभट्ट 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा आर्यभट्ट जो थे ये 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित हैं, ईस्वी से संबंधित हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। आर्यभट्टियम में उन्होंने ऐसा बताया है। उन्होंने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारणों तथा पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया है। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की है। उन्होंने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारणों तथा पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया है। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की है। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मीनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि की रचना की। इनके द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र सुंग शासक पुष्यमित्र सुंग का पुत्र था।
कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं 8000 के लगभग श्लोक हैं। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह 1128 से 1149 ईस्वी के शासनकाल में की थी। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। राजतरंगिणी की कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोन राज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। इनकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर से की जाती है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर से की जाती है, जो कि कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं: बुद्धचरित, सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य और अंतिम नाटक ग्रंथ है। बुद्धचरित और सौदरानंद महाकाव्य हैं और सारीपुत्र प्रकरण अंतिम नाटक ग्रंथ है। सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। इसमें 18 सर्ग हैं। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इसमें पहला है प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली और तीसरा नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन के अतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन हुआ है। रत्नावली में भी 4 अंक हैं तथा यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक हैं। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञा, योगंधरायण, स्वप्न, वासव दत्ता, उरुभंग, दूत वाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूध घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अविमारक और चारुदत्त। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। इसे गीति काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रुडगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयरे दानिश अबुल फजल द्वारा आयरे दानिश शीर्षक के तहत कराया गया था। आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में कांतंत्र व्याकरणम नामक पुस्तक संस्कृत में लिखी थी। सर्ववर्मा ने कातंत्रम व्याकरणम नामक पुस्तक संस्कृत में लिखी थी। 12वीं शताब्दी में गणितज्ञ भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य ने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। लीलावती बीजगणित, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी टॉमस कोलब्रुक के द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया। इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख है।
मत्तविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम हैं। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। दंडी ने 10 कुमार चरित्र एवं काव्यादर्श की रचना की। मनुस्मृति, जिसमें कुल 18 स्मृतियां सम्मिलित हैं, की रचना मनु द्वारा की गई मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की। शूद्रम ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की। इस नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त और उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका बसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी वर्णित है। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व दूसरी सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास की सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास की सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। राजशेखर काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विद्वशाल भंजिका। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। विग्रह राज चतुर्थ 1153 से 1163 ईस्वी की सबसे प्रमुख विजय दिल्ली की थी। इसने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। जयानक उसे कवि बांधव तथा सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा। जयानक ने उसे कवि बांधव तथा सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उनकी पराजय हुई थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल के खालिमपुर लेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतियों सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक एक उत्साही बौद्ध था। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। परम सौगत धर्मपाल को कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। पालवंशी शासक देवपाल, जो 810 से 850 ईस्वी तक था, बौद्ध मतानुयायी था। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। उसमें 24 अध्याय हैं। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। आल्लाह उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक
देव परमार्दी देव परमल यानी कि 1165 से 1203 ईस्वी के सेना नायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुए। चंदेलों और चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंदर बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो तथा जगनिक कृत परमाल रासो के आल्हाखंड से प्राप्त होता है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक ननकू के पौत्र जयसिंह या जेजाक के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कल कहलाया। खजुराहो लेख में शासक हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है। शासक धंग ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने प्रयाग के संगम में जल समाधि द्वारा प्राण त्याग दिया। प्राचीन काल में पुड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। इस वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। मिहिर भोज प्रथम वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने आदि वराह तथा प्रभास उपाधियां धारण की। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। इसके बाद महेंद्रपाल प्रतिहार शासक हुआ। उसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज 1093 से 1143 ईस्वी के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी। तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल 1143 से 1172 ईस्वी तक, जिसका शासनकाल था, के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। सेन वंश के लेखों से ज्ञात होता है कि वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे तथा उनका आदि पुरुष वीर सेन था। सेन वंश के शासक बल्लाल सेन ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम माहेश्वर, निशंक, शंकर आदि उपाधियां धारण की। इसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 ईस्वी सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जीमूत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जीमूत वाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की। हिमाद्री 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी है। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा राजकार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तक लिखी है। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मर्जरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख बालों मुद्राएं दान में दी थी। परमार शासक वाक्यपति मुंज ने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था। उसने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की। उसके छोटे भाई सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा शाह शांक जैसी उपलब्धियां धारण की। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धार से शासन किया। इनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक समरांगण सूत्राधार है। कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है समरांगण सूत्राधार, जिसे कि राजा भोज ने लिखा है। यह वास्तु शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 83 अध्याय हैं।
इसके 31वें अध्याय यंत्र विधान में अनेक यंत्रों का वर्णन है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्त, राज मार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु तथा चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग्देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित है। भोजशाला मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। गोडबहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है।